morning all the students. 10th CBSE Science chapter number 10th and 11 रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग वाला जो चैप्टर है वो चल रहे हैं और सेकंड टॉपिक चल रहा है इसमें रिफ्लेक्शन को अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो रिफ्रैक्शन में अपन ने पहला वीडियो देखा था और उसमें आपको मैंने क्या है कि रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम इनके बारे में और क्या है कि उसकी डेफिनेशन रिफ्रैक्शन की इनके बारे में बात की है। अब देखिए मैंने क्या है कि आपको पहले केस फर्स्ट और केस सेकंड बताए थे, तो उनको वापस आप क्या है कि थोड़ा एक बार और देखिए, ठीक है। तो ये तो रेयर मीडियम, ठीक है, और ये डेंसर मीडियम लाइट रेज आएगी और लाइट रेज किसकी तरफ बेंड करेगी, नॉर्मल की तरफ, और यहाँ पर लाइट रेज आएगी और बेंड करेगी नॉर्मल से दूर की तरफ, ठीक है ना, अपने एक्चुअल पाथ को छोड़ करके, ठीक। तो यहाँ पर डेंसर से जब रेयर में आती है, ठीक है ना। अब इनके एंगल के बारे में भी देखना है। एंगल के बारे में देखेंगे तो क्या होगा कि जैसे यहाँ पर एंगल आई बन रहा था, यहाँ पर भी एंगल आई है ये। अब आर का क्या हो रहा है, ये आर यहाँ पर है, ये एंगल आर और ये एंगल आर इसका, ठीक है। इसमें हमेशा जो एंगल आर होगा वो एंगल आई से छोटा होगा, है ना। यानी कि जो एंगल आर है वह एंगल आई से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। किसमें, जब लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी और नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, तो अपने आप क्या है कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये क्या हो जाएगा, छोटा होगा। किससे, आई से, इससे मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस से, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, इसमें जो एंगल आर है वो क्या है कि हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। किससे, एंगल आई से, ठीक है ना। जब मतलब लाइट रेज इससे क्या है कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर एंटर करती है, ठीक है। तो इसके अंदर एंटर करेगी तो देखिए दूर जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी, ठीक है, लाइट रेज, और ये एंगल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। किसके कंपेयर में, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस के कंपेयर में, ठीक है ना। तो ये एंगल का भी ध्यान रखना है आपको। ओके, ये क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके अगला जो टॉपिक है वह अपन बात कर लेते हैं। वैसे तो मैं शॉर्टली आपको समझा चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है ना। ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम, ठीक है ना। तो ऑप्टिकली रेयर एंड डेंसर मीडियम, ठीक है, ये है इनके। वैसे तो मैं समझा चुका हूं आपको, मतलब कि रेयर मीडियम जिनकी मतलब डेंसिटी दूसरे मीडियम के कंपेयर में क्या है, कम है, ठीक है ना। ये एक दूसरे से कंपेरेटिव मीडियम है, मतलब, ठीक है ना, पर्टिकुलर मीडियम नहीं है, कंपेरेटिव मीडियम है, ठीक है ना। आप कंपेरिजन किसके साथ में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब कि इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए पहले। मतलब मैं यहाँ पर क्या है कि पहले ऑप्टिकली रेयर मीडियम की बात कर लेते हैं। तो द प्रजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर लेस देन फ्रॉम द कंपेरेटिव अदर मीडियम्स इन द पर यूनिट वॉल्यूम, इट्स टाइप ऑफ मीडियम इज कॉल्ड रेयर मीडियम। मतलब कि जो कंपेरेटिव अदर मीडियम है उसके कंपेयर में मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, प्रेजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, उनकी मतलब वो क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है ना, पर यूनिट वॉल्यूम में। तो उसको कहते हैं अपन रेयर मीडियम, यानी कि जिसकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है ना, जिसकी डेंसिटी दूसरे मीडियम के कंपेयर में क्या होती है, कम होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, रेयर मीडियम कहते हैं। और डेंसर मीडियम किसको कहेंगे कि कंपेरेटिव मीडियम जो दूसरा मीडियम है उसके कंपेयर में जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसको अपन क्या कहेंगे, डेंसर मीडियम कहेंगे, ठीक है ना। तो इसकी भी डेफिनेशन देख लीजिए। द प्रेजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर मोर देन फ्रॉम कंपेरेटिव अदर मीडियम इन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है ना। ये तो इनके डेफिनेशन हुई, दो डेफिनेशन है, ठीक है ना। ये तो क्या है कि मतलब इनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बेस पर दी है मैंने। दूसरी और भी डेफिनेशन देखिए रेयर मीडियम की, अ मीडियम इन विच द
speed of light is more than from the comparative other medium is known as optically rare medium. ऑप्टिकली रेयर मीडियम जो है ना, इसमें क्या है कि जो लाइट की जो स्पीड है वह दूसरे कंपेरेटिव मीडियम के कंपेयर में क्या होगी, ज़्यादा होगी, हाई होगी, ठीक है ना। यानी कि जिस मीडियम में क्या है कि लाइट रेज की स्पीड दूसरे कंपेरेटिव मीडियम के कंपेयर में अगर क्या है कि लाइट रेज की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो उस मीडियम को अपन क्या कहेंगे, रेयर मीडियम कहेंगे। दो डेफिनेशन है ना, अकॉर्डिंग टू द लाइट स्पीड ऑफ लाइट, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पार्टिकल, प्रेजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल। तो सिंपल सी बात है कि वह मीडियम जिसके अंदर अदर कंपेरेटिव मीडियम के कंपेयर में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो, कम हो, तो उसको क्या कहेंगे अपन, क्या कहेंगे, रेयर मीडियम, ठीक है ना। और जिसमें क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंपेरेटिव मीडियम के कंपेयर में क्या हो, पार्टिकल्स क्या हो, ज़्यादा हो, तो उसको क्या कहेंगे अपन, डेंसर मीडियम, ठीक है ना। ये तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पार्टिकल। अब ये क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट के बेस पर, जिसमें मतलब कि वो मीडियम जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या हो, हाई हो, ठीक है ना, ज़्यादा, ठीक है। और जिसके अंदर मतलब क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या हो, कम हो, ठीक है ना, क्या हो, कम हो, तो उसको क्या कहेंगे अपन, लेस देन हो, मतलब, ठीक है ना। आगे बात समझो, स्लो हो, लो हो, तो उसको अपन क्या कहेंगे, स्पीड हाई है, यहाँ पर स्लो कर दो, इसको क्या है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्लो स्पीड हो तो उसको अपन क्या कहेंगे, ऐसे मीडियम जिसमें क्या है कि मतलब लाइट रेज की जो स्पीड है वो क्या हो, स्लो हो, ठीक है ना। और जिसके अंदर लाइट रेज की स्पीड क्या हो, ज़्यादा हो, तो जिसमें ज़्यादा होगी वो रेयर मीडियम कहलाएगा, और जिसके अंदर कम होगी यानी कि स्पीड क्या होगी, कम होगी, तो उसको कहेंगे अपन डेंसर मीडियम। तो ये तो हो गए रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। अब एग्जाम्पल, ये तो डेफिनेशन हो गई, ठीक है ना। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये एयर है, ठीक है ना, और ये वाटर है, ये दो मीडियम है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर ये कहलाएगा रेयर मीडियम, ठीक है ना, और ये कहलाएगा डेंसर मीडियम, ठीक है ना। क्या कहलाएगा ये, डेंसर मीडियम, क्योंकि इसके कंपेयर में देखिए इसमें क्या है कि प्रेजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन पर यूनिट वॉल्यूम लेस देन कंपेरेटिव मीडियम यानी कि वाटर, ठीक है ना, फ्रॉम द वाटर, ओके। जबकि वाटर में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना, इसके कंपेयर में क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। इसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी, इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, तो ये डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम, ठीक है। इसी तरीके से ऑयल और ये वाटर, ठीक है, ये क्या होगा यहाँ पर, रेयर मीडियम, ये क्या होगा, डेंसर मीडियम, ठीक है, और ये क्या होगा, रेयर मीडियम, ठीक है। क्या होगा ये, रेयर मीडियम। किसके कंपेयर में, ऑयल देखो, ऑयल वाटर के कंपेयर में क्या है, ज़्यादा मतलब कि डेंसिटी वाला, और वाटर क्या है, ऑयल के कंपेयर में कम डेंसिटी वाला, तो वहाँ पर वाटर क्या होगा, ऑयल के कंपेयर में रेयर मीडियम, और ऑयल क्या होगा, वाटर के कंपेयर में डेंसर मीडियम, ठीक है। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि वाटर, अभी देखो वाटर को यहाँ पर अपने डेंसर मीडियम लिया, जबकि यहाँ पर रेयर हो गया, ठीक है। तो अपने को इन दोनों की बात करें तो बस इन दोनों की बात करेंगे, ठीक है ना। उस कंपेरेटिव मीडियम के कंपेयर में उसका क्या है, ठीक है ना, उस कंपेरेटिव मीडियम के कंपेयर में उसका क्या है, ठीक है ना। तो वहाँ पर ही अपन को बात करनी है, ठीक है ना। ये नहीं है कि वाटर हमेशा यहाँ पर डेंसर है तो हमेशा डेंसर मीडियम ही रहेगा, एयर डेंसर यहाँ पर रेयर मीडियम है तो हमेशा रेयर ही रहेगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, ये आपको ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल हुए, ओके। इसी तरीके से जैसे ये ग्लास है, ग्लास, ठीक है, और ये क्या है, ऑयल है, तो ग्लास क्या होगा, डेंसर मीडियम, ठीक है ना, और ये क्या होगा, रेयर मीडियम, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ऑयल देखो, ऑयल रेयर हो गया ना पहले, जबकि वाटर के कंपेयर में क्या था, डेंसर मीडियम, जबकि यहाँ पर क्या है कि इस ग्लास के कंपेयर में क्या हो गया, ऑयल रेयर मीडियम हो गया, ठीक है ना। ग्लास क्या हो गई, डेंसर मीडियम हो गई। इसी तरीके से अभी क्या है कि मान लीजिए कि अपन डायमंड लें, ठीक है ना, डायमंड लें और ऑयल ले लें, या चलो ये ग्लास ले लो, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है ना, ग्लास लो। तो डायमंड क्या है, ये है डेंसर मीडियम, क्या है ये, डेंसर मीडियम, जबकि ग्लास क्या है, रेयर मीडियम। किसके कंपेयर में, उस डायमंड के कंपेयर में, ठीक है ना। तो ये मतलब कि पर्टिकुलर नहीं है कि ग्लास हमेशा डेंसर मीडियम, यहाँ पर डेंसर मीडियम है तो हमेशा डेंसर मीडियम ही रहेगा, ठीक है ना। ऑयल डेंसर मीडियम था, आपने पहले देखा, तो हमेशा डेंसर मीडियम ही रहेगा, नहीं रहेगा। तो अगर दूसरा मीडियम आ गया जो उससे ज़्यादा हाई डेंसिटी वाला है तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, रेयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंपेरेटिव मीडियम है। ओके, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिस तरीके से अपन ने रिफ्लेक्शन में लॉ पढ़े थे उसी तरीके से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, होगा एक तरीके मतलब कि सेम है बहुत कुछ इनमें, ठीक है ना। मगर ध्यान रखने की बात है कि मतलब कि उनमें रिफ्लेक्शन है क्या एक्चुअल में और रिफ्रैक्शन है क्या एक्चुअल में, दोनों एक जैसे लगेंगे। अगर आप ढंग से नहीं समझेंगे तो ऐसा लगेगा कि दोनों ही एक मतलब क्या है कि हलवे में और मिठाई में कोई फर्क ही नज़र नहीं आ रहा, ठीक है ना, ऐसे नज़र आएगा। दोनों लगेंगे मीठे मगर क्या है कि दोनों में फर्क ही नज़र नहीं आ रहा। तो आप इनको समझ करके पढ़ेंगे कि क्या तो रिफ्लेक्शन है और क्या रिफ्रैक्शन है। तो दोनों को कंपेयर करते हुए जब आप रिफ्लेक्शन पढ़ो ना तो थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन की तरफ भी ध्यान रखना, भाई उसमें क्या हो रहा है, ठीक है ना, उनमें भी देखना है आपको ताकि उससे समझ में आएगा। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं अपन, है ना। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वही 2-3 लॉ है। पहला वाला ये फर्स्ट लॉ, इसको लॉ ऑफ पोजीशन भी कहते हैं। वही है जैसा क्या है कि रिफ्लेक्शन में था पोजीशन, लॉ ऑफ पोजीशन, ठीक है ना। ये क्या कहता है, वही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये M1 और ये M2, ठीक है ना। वही रिफ्रैक्टिव सरफेस, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है कि इंसिडेंट पॉइंट, ये नॉर्मल, और ये क्या है कि मतलब रिफ्रैक्शन हुआ है, ठीक है ना। मैंने नीचे की तरफ घुमा दिया, ऊपर की तरफ घुमा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ओके, अब ये लाइट रेज आ रही है, ये रिफ्रैक्टिव रेज, ठीक है ना। ओके, ये नॉर्मल है। तो पहला लॉ क्या है, पहला लॉ ये है कि इंसिडेंट रेज, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रेज एक ही पॉइंट पर स्थित होती है, स्थित होती है, प्रेजेंट होती है। तो पहला लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू द इट्स लॉ द इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्टेड रेज एंड नॉर्मल आर ली ऑन एट द सेम पॉइंट ऑन रिफ्रैक्टेड सरफेस। यानी कि जो रिफ्रैक्टेड जो सरफेस है, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड सरफेस। तो रिफ्रैक्टेड सरफेस के सेम पॉइंट पर, किसी एक सेम पॉइंट पर ये तीनों क्या होगी, प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो ये तो यानी कि तीनों एक ही जगह पर, एक ही पॉइंट पर प्रेजेंट होती हैं, है ना, उपस्थित होती हैं। तो इसको क्या करते हैं, लॉ ऑफ पोजीशन करते हैं, ठीक है ना। ये तो पहला लॉ है, वैसा ही सेम उसी की जैसा ही है, ठीक है ना। तो अब आप इस लॉ को देखो ना, तो इस लॉ को देखो तो उसको रिफ्लेक्शन वाले लॉ को भी देखना, फर्स्ट वाले को। इससे थोड़ा आपको मतलब कि जो भी कुछ कंपैरिजन भी होगा और दोनों का रिवीजन भी होगा, ठीक है, साथ में उसका भी रिवीजन हो जाएगा। फर्स्ट लॉ हो गया, सेकंड लॉ देखते हैं। सेकंड लॉ ढंग से देखना आप, सेकंड लॉ इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एंगल्स कहते हैं, ठीक है ना। ओके, और इसको क्या है कि स्नेल लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एक साइंटिस्ट था ये स्नेल, ठीक है ना, उसके नाम पर भी इसका नाम रख रखा है, ठीक है ना। तो इसको स्नेल लॉ भी कहते हैं, लॉ ऑफ एंगल भी कहते हैं और सेकंड लॉ भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये मतलब एक साइंटिस्ट था, इसने थोड़ा मतलब इसमें क्या है कि मतलब कुछ नॉलेज दी थी इसके बारे में, तो स्नेल लॉ भी कहते हैं उसके नाम को रिगार्ड करने के लिए, ठीक है ना। ओके, ये सेकंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ एंगल, ठीक है ना। लॉ ऑफ एंगल क्या कहता है
ये देखिए, या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी। ये एंगल आई और ये एंगल आर, ठीक है ना। ओके, एंगल आर और एंगल आई। अब मैं पहले क्या है, इसको बताने से पहले मैं क्या है कि रिफ्लेक्शन वाला बताता हूँ। रिफ्लेक्शन में क्या था, ये लाइट रेज आई थी, टकरा करके चली गई थी, नॉर्मल, ये एंगल आर, ये एंगल आई सॉरी, और ये एंगल आर, दोनों क्या थे, बराबर। ठीक, दोनों क्या थे, बराबर थे। ये तो मतलब वहाँ पर सेकंड लॉ था, कहाँ पर, रिफ्लेक्शन में। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि एंगल आई और एंगल आर एक दूसरे के मतलब क्या है कि कंपेरेटिव, मतलब कि डायरेक्ट बराबर नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे इस तरीके से, है ना। इनके मतलब इस तरीके से इक्वल नहीं हुए, और कैसे होंगे तो इक्वल है, मतलब कि रेशो फॉर्म में एक दूसरे के, इनका जो साइन रेशो है, साइन आई और अपॉन साइन आर, ये रेशो फॉर्म में क्या होंगे, बराबर होंगे। और जो इनकी वैल्यू आएगी वो वैल्यू कहलाएगी इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहलाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इस लॉ को देखिए, अकॉर्डिंग टू इट्स लॉ द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट्स एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड is constant for giving particular medium. Its law is also called Snell law and Engels law. ठीक है ना। मतलब क्या है कि यहाँ पर सिंपल सी बात ये है कि जो एंगल आई और एंगल आर है, यानी कि जो इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल हैं, ये दोनों मतलब कि इस तरीके से बराबर ना हो करके, है ना, इन दोनों की जो साइन वैल्यू है एक दूसरे के क्या एक रेशो फॉर्म में क्या होगी, एक कांस्टेंट होगी। क्या होगी, कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होगी। वो कांस्टेंट वैल्यू मतलब कि इनका रिफ्रैक्शन बताएगी दोनों का। ठीक है ना भाई, कि यहाँ से जो लाइट इस दूसरे वाले मीडियम में गई है, तो उस दूसरे वाले मीडियम के में उस लाइट का कितना रिफ्रैक्शन हुआ है, तो उस रिफ्रैक्शन को बताने का काम करेगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि वो इन दोनों का कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सेकंड लॉ है, यानी कि एक दूसरे के क्या होते हैं, रेशो टाइप में इन दोनों की वैल्यू रेशो टाइप में क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और वो कांस्टेंट उन मतलब क्या है कि पर्टिकुलर मीडियम के लिए होता है। ठीक है ना। ओके, अगला जो थर्ड लॉ है, ये सेकंड लॉ हो गया। थर्ड लॉ देखिए, इसको जीरो लॉ भी कहते हैं। वही थर्ड लॉ, इसको जीरो लॉ भी कहते हैं। जीरो लॉ क्या है, सेम है, उसी के मतलब क्या है कि जैसे आप पहले मैं रिफ्लेक्शन वाला दिखा देता हूँ आपको। रिफ्लेक्शन वाले में क्या था कि लाइट रेज जब नॉर्मल के विद आए या नॉर्मल के पैरेलल आए, ठीक है ना, तो वापस वो क्या है कि उसी सेम पाथ पर क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। ठीक है, चली जाती है। यानी कि नॉर्मल के विद आई है या नॉर्मल के पैरेलल आई है, तो सिंपल सी बात है, नॉर्मल के विद यहाँ पर एंगल आई 0 है, तो नॉर्मल के विद ही वापस हो जाएगी, यानी कि एंगल आर भी कैसा बनेगा, 0 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि आपका सेकंड लॉ क्या कहता है, रिफ्लेक्शन में एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, तो ये तो था रिफ्लेक्शन में। अब रिफ्लेक्शन का जो सेकंड लॉ है उसको देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जब लाइट रेज नॉर्मल के विद, ठीक है, या नॉर्मल के पैरेलल आए, नॉर्मल के विद या नॉर्मल के पैरेलल आए, तो ये लाइट रेज इसी एंगल पर, क्योंकि 0 डिग्री के एंगल पर आई है, तो 0 डिग्री के एंगल पर आई है, तो ये 0 डिग्री के एंगल पर ही मतलब क्या है कि बिना बेंट हुए दूसरे मीडियम में क्या होगी, एंटर करेगी, सीधी की सीधी चली जाएगी। ठीक है, वापस रिटर्न नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी। ठीक है ना, मगर कि कोई भी बेंटिंग किए बगैर, ठीक है ना, इधर उधर नहीं जाएगी,
सीधी की सीधी मतलब उसी 0 डिग्री के एंगल पर रिफ्रैक्शन के बाद भी 0 डिग्री के एंगल बनाते हुए उस नॉर्मल के विद या नॉर्मल के पैरेलल दूसरे वाले मीडियम में इंटर करेगी। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर इनके दोनों के बीच में एंगल में कोई चेंजिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इन दोनों की जो साइन वैल्यू आएगी 0 डिग्री एंगल की, वो दोनों के लिए 0 डिग्री एंगल की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी ना। इस वजह से क्या है कि इनके बीच में कोई भी एक तरीके से मतलब चेंजिंग बेंटिंग नहीं होगी। ठीक है ना, तो थर्ड लॉ ये है। आगे पास इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम उसी की तरह है। उसमें क्या है कि डायरेक्ट वापस चली जाती है, मगर इसमें वापस नहीं जाती है। इसमें क्या है कि इन होगी वही 0 डिग्री एंगल पर। ठीक है ना, 0 पर आई है तो 0 डिग्री एंगल पर ही ये इंटर करेगी। तो ये तीनों लॉ आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसके बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।